बिहार बोर्ड क्लास 10 केमिस्ट्री सॉल्यूशन है चैप्टर 3 मानव नेत्र। इसका हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं तो कुल 24 सब्जेक्टिव देखें, दो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मानव नेत्र किसे कहते हैं। देखिए, मानव नेत्र जो है मनुष्य का एक प्रमुख अंग है जिसके सहारे हम जो है किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और ये एक प्रकाशीय यंत्र है, ये एक प्रकाशीय यंत्र है और जो कि लगभग जो है गोलाकार होता है और नेत्र की बाहरी भाग जो है सफ़ेद होता है और काला होता है और जिसे श्वेत पटल कहते हैं। यानी अगर नेत्र के इस तरह से गोलाकार बनाया जाए तो नेत्र का जो ये जो बाहरी भाग है ये कहलाएगा श्वेत पटल। ये श्वेत पटल का होता है और श्वेत पटल के सामने के 3 भरी हुई भाग होती हैं जो पारझिल्ली होती है। जो इसमें जो श्वेत पटल है, श्वेत पटल पर जो है पारदर्शी झिल्ली होती है और जिसे कॉर्निया कहा जाता है। श्वेत पटल पर, श्वेत पटल के सामने जो है झिल्लियां होती हैं जिसे जो है कॉर्निया कहा जाता है और इसके पीछे एक पतला छिद्र होता है और जिसे पिर्तारिक कहा जाता है और पिर्तारिक यानी आयरिस कहा जाता है। तो पिर्तारिक को इंग्लिश में आयरिस कहा जाता है, तो आयरिस ही याद रखिएगा। और यह अलग अलग तरीके से होता है और आयरिस के बीच वाले भाग में जो एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं और पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ का बना होता है और जो उत्तल के आकार का होता है और कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में कुछ जलीय द्रव होता है। यानी कि जो है पुतली के नीचे जो पारदर्शी और मुलायम पदार्थ कुछ होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं और नेत्र लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है। और कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक जलीय द्रव होता है और आंसू जो है इसी द्रव से आता है। और नेत्र के सबसे बाहरी भाग को रेटिना कहा जाता है। नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग है उसे रेटिना कहा जाता है जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना के मध्य उठा हुआ भाग जो होता है उसे पीठ बिंदु कहा जाता है, उसे जो है पीठ बिंदु कहा जाता है। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो मानव नेत्र में जो एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और नेत्र की इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। मतलब जिस क्षमता से हम जो किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं उसे ही जो नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। उसके बाद स्पष्ट दूरी की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर है। यानी ये अगर नेत्र है और अगर इससे 25 सेंटीमीटर तक अगर आप कोई वस्तु रखेंगे तो वस्तु आसानी से दिखाई दे देगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर से जैसे आगे बढ़ेंगे यानी ये 25 सेंटीमीटर कम होता जाएगा, मान लीजिए 24 सेंटीमीटर रखते हैं फिर 10 सेंटीमीटर पर, तो वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद है कि दूरी बिंदु क्या है। दूरी बिंदु क्या है, तो दूरी बिंदु जो आंख से दूर का वह बिंदु होता है जहां पर वस्तु रखने से जो है वो आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाई दे देती है, उस बिंदु को जो है दूर बिंदु कहा जाता है। और समान अंक के लिए जो दूर बिंदु अनंत होता है, मतलब अनंत वाली वस्तु भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ सकती है। उसके बाद की दृष्टि परास क्या है। तो दृष्टि परास जो है दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को जो है दृष्टि परास कहा जाता है। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी दृष्टि परास कहलाती है। उसके बाद चलते हैं निकट बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो निकट बिंदु होता है आंख का जो सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसे हम निकट बिंदु कहते हैं और समान अंक के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद दृष्टि दोष क्या होता है। तो किसी कारणवश जो मानव नेत्र में जो किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसके कारण नेत्र नस द्वारा जो प्रतिबिंब सही तरीके से नहीं बनता है, यानी रेटिना पर नहीं बनता है, जिसके कारण जो वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, और इसी दोष को जो दृष्टि दोष कहा जाता है। और दृष्टि दोष का जो प्रकार को समझते हैं तो दृष्टि दोष जो कुल 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में हमें सबसे पहले जो देखना है वो है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। देखिए, नाम का हमेशा कम उल्टा होता है। दृष्टि दोष में नाम के अनुसार कम जो हमेशा उल्टा आता है। निकट दृष्टि दोष है यानी निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। उसी तरह दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखेगी, निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। यानी नाम के सिर्फ उल्टा होता है, तो इसलिए जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष है यानी निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। तो ऐसा दोष जो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो कम हो जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है जिसके कारण उसकी क्षमता जो है बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद होता है कि जिसके कारण नेत्र लेंस किसी वस्तु पर जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनाता है, ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, ज्यादा क्षमता हो जाती है तो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बना देता है, इसलिए भी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और इसका उपचार क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार है कि अवतल लेंस लगा चश्मा पहनना चाहिए। अवतल लेंस लगा चश्मा, निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस लगा चश्मा पहनना चाहिए। उसके बाद चलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष में, या दूर दृष्टि दोष भी बोला जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी, तो ऐसा दोष दूर दृष्टि दोष कहलाता है। और उसमें था कि
नेत्र लेंस जो है कि फोकस दूरी घट जाती थी निकट दृष्टि दोष में, तो इसमें ठीक उल्टा होगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी दृष्टि दोष में बढ़ जाती है और जिसके कारण इसकी क्षमता जो है घट जाती है। क्षमता घट जाने के कारण नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना के ठीक पीछे बनाता है और इससे भी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती और दूर दृष्टि दोष करने के लिए जो है उत्तल लेंस वाला चश्मा पहनना चाहिए। उसके बाद आता है कि दरा दृष्टि दोष क्या होता है, यह जो रोग जो है बुढ़ापे में होता है, खास करके ऐसा दोष जो जिसमें न तो दूर का ही वस्तु दिखाई देगा और न ही नजदीक का, इसीलिए ऐसे दोष को जो दरा दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसमें दोनों तरह की बीमारियां होती है और इसे दूर करने के लिए जो है बायफोकल लेंस का यूज किया जाता है, यानी जिसमें कि अवतल लेंस भी हो और उत्तल लेंस भी हो, दोनों लेंस हो। अब और ये होता किसके कारण, तो लेंस की लोच क्षमता जो है कम हो जाती है, लेंस की लोच क्षमता जो है कम हो जाती है, जिससे ये दोष पाए जाते हैं। उस उसके बाद होता है कि अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, यह दोष जो है दूरी से संबंधित नहीं बल्कि रंग से संबंधित है, किसमें एक ही बिंदु को बिंदु के रूप में होने पर जो यह रेखिक बेलनाकार वृत्ताकार दूसरे आकार का दिखाई देता है, यानी इसमें एक ही बिंदु के तरह जो एक ही आकार की तरह कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अब यह दोष जो कॉर्निया के गोल न होने के कारण होता है, यानी यह दोष उसमें होता है जिसका कॉर्निया जो है गोल नहीं होता है और इस दोष को दूर करने के लिए जो है गोलीय बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, गोलीय बेलनाकार लेंस का। उसके बाद चलते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण यानी रंगों का टूटना, वर्ण मतलब रंग और विक्षेपण मतलब टूटना। तो वर्ण विक्षेपण होता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब वह परावर्तन के बाद जो है 7 रंगों में बट जाता है और इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है और इसे वर्णपट और स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, जिस पर जो 7 रंग प्राप्त होते हैं जिस पर्दे पर उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं कि दृष्टि के लिए हमारा 2 नेत्र एक ही है कि नहीं, दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र एक ही कई नहीं, कोई नहीं। तो एक नेत्र के बजाय 2 नेत्र होने के अनेक लाभ हैं, यानी कह रहा है कि दृष्टि के लिए हमारे पास 2 नेत्र क्यों है, एक ही क्यों नहीं है। तो एक नेत्र के बजाय जो हमारे 2 नेत्र होने के लाभ हैं, क्योंकि इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक आंख अगर मूंद लें, आप बंद कर लें तो आपको आधी जो वातावरण दिखाई देगा, आधा नहीं देगा, इसलिए दोनों आंख से जो हम चारों दिशाओं में कम से कम हम 2 दिशाओं में तो आसानी से देख पाते हैं। तो मानव नेत्र का एक नेत्र जो क्षितिज दृष्टि से लगभग 150 होता है और जबकि 2 नेत्रों की दृष्टि 180 हो जाती है, यानी कि हम जो 180 डिग्री के एंगल पर जो है पूरा दोनों आंख की मदद से देख पाते हैं। उसके बाद है कि न्यूटन के जो डिस्क या वर्ण चक्र द्वारा आप कैसे जो दिखाएंगे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। न्यूटन ने क्या कहता है, जैसे जो देखते होंगे कुम्हार लोग को जो घड़ा बनाता है, जो घड़ा दिया सा बनाता है मिट्टी का, तो न्यूटन ने क्या कहता है, उसी डिस्क पर जो उन्होंने 7 रंग दे दिए थे, 7 रंग देकर जो उन्होंने और जो उन्होंने उस चक्की को घुमाया था, उन चक्की को क्या कहता है, घुमाया था और 7 रंग का जो चक्की घुमाने से जो वो श्वेत हो गया था, एक श्वेत रंग में दिखाई देता था। इसलिए जो न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट आप जो कह सकते हैं कि जो है कि एक धातु लिया जाता है गोल गोल, एक धातु गोल लिया जाता है और जिस पर 7 रंग जो है त्रिभुजाकार रूप में जो है बांट दिए जाते हैं 7 रंगों में और जो उसको फिर चक्की को घुमाया जाता है और घुमाने पर जो वो श्वेत रंग में दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर पर कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। तो रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार जानते हैं हम कि जिस रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है, वो जिस रंग का जितना अधिक होता है उसका लाल रंग का प्रतिनन जो है सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, इसलिए जो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। यानी रेले के नियम अनुसार कहता है जिस भी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा, जिस भी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जब जो है इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए जो है जब कुहासे का समय आता है उसमें भी लाल रंग जो है आसानी से दिखाई दे जाता है और इसीलिए जो खतरे का संकेत लाल होता है। उसके बाद है कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में चले जाते हैं, अर्थात जो प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और दो, क्योंकि अपवर्तन क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, तो यहाँ प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में चली गई, तो वायुमंडल से घटने वाली इस घटना को जो वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे टिमटिमाते हैं। उसके बाद समझते हैं कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो अभी हमने तुरंत बताया वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो रात में तारे इसलिए टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जब तारों को निकला हुआ प्रकाश बढ़ता है तो तारा चमकीला नजर आता है, लेकिन वही तारा का प्रकाश जब घटता है तो तारा धुंधला दिखाई देता है और इसे बार बार तारा का चमकता धुंधला दिखाई देने के कारण रात में तारे टिमटिमाते रहते हैं। उसके बाद चलते इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष को समझते हैं। तो इंद्रधनुष जो एक जो है प्राकृतिक घटना है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण उत्पन्न होती है, यानी प्रकाश के टूटने के कारण प्रकाश जो है 7 रंगों में टूट जाता है और इसी कारण इंद्रधनुष बनता है। और बरसात के दिनों में आसमान में स्पेक्ट्रम के सभी रंग जो एक ही रंगीन चाप में दिखाया जाता है और इसी रंगीन चाप को जो है
इंद्रधनुष कहा जाता है। और इंद्रधनुष जो 2 प्रकार के होते हैं, और इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक में क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है बाहरी किनारे पर लाल रंग होता है और आंतरिक किनारे पर बैंगनी रंग होता है, और ये जो है ज़्यादा देर तक टिकता है। और द्वितीय क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है जिसके बाहरी और आंतरिक किनारे दोनों लाल होते हैं और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। द्वितीयक इंद्रधनुष ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। उसके बाद है कि आग के ऊपर झिलमिलाहट क्यों दिखाई देता है। आग के नज़दीक का जो वायु है अपने ऊपर से अधिक गर्म होता है, और अतः आग के नज़दीक वाला जो गर्म वायु दूर वाले वायु से हल्की होती है। और ताप परिवर्तन के कारण ताप परिवर्तन के कारण जो वायु का जो है, ताप यहाँ लिखा हुआ है, ये होगा ताप। तो ताप परिवर्तन के कारण जो वायु का अवर्तन अस्थायी नहीं होता है, इसीलिए गर्म वायु से होकर वस्तु को देखने पर जो है अवर्तन के कारण वस्तु की आभासी स्थिति में परिवर्तन होता है। यही कारण है कि आग के ऊपर झिलमिलाहट सी हमें जो दिखाई पड़ती है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्या है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तारों की तुलना में यह जो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है और इसीलिए तारों की अपेक्षा यह बहुत बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण ग्रह से प्राप्त होने वाली तीव्रता जो ये बहुत ही ज़्यादा होती है। और यदि ग्रह को बिंदु के आकार का अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह लिया जाए तो सभी प्रकाश स्रोतों से हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ने वाली जो प्रकाश की मात्रा है वो कुचल परिवर्तन में शून्य हो जाते हैं, वो जो है शून्य हो जाते हैं। और यही कारण है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह जो है नहीं टिमटिमाते हैं, यानी ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। उसके बाद है कि बादल का सफ़ेद रंग क्या होता है, तो बादल में जो जल के जो बड़े बड़े बूंद होते हैं, बादल में जो बड़े बड़े बूंद होते हैं, और प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के आधार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कणों के आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। और बादल के बड़े बड़े जल के बूंद जो है सभी रंगों का प्रकाश प्रकीर्णन समान रूप से करता है, इसीलिए बादल हमेशा सफ़ेद दिखाई देता है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष में कोई जो कण उपस्थित ही नहीं है, अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, यानी कि वहाँ कोई वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही नहीं है, इसलिए प्रकाश नहीं होने के कारण आकाश काला दिखाई देता है। उसके बाद है टिंडल प्रभाव क्या है, तो कोलाइडी बिनियल द्वारा जब प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना को प्रदर्शित किया जाता है तो उसी के प्रभाव को जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उसके बाद है कोलाइड है क्या, तो कोलाइड है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन कोण को कोलाइड कहते हैं। किसी भी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन कोण को कोलाइड कहते हैं। उसके बाद है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पर सूर्य चिपटा क्यों नजर आता है, तो सूर्योदय और सूर्य के समय क्षितिज पर सूर्य वायुमंडलीय अवर्तन के कारण चिपटा नजर आता है, वायुमंडलीय अवर्तन के कारण। उसके बाद है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज जो है पृथ्वी से काफी दूर होता है, सूरज जो है पृथ्वी से काफी दूर होता है, और ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश का जो किरणें हैं वायुमंडल से लंबी दूरी तय इसको करना पड़ता है, जिससे कम दूरी कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है अधिकांश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित होता था, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश यानी लाल रंग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, और इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय जो है सूरज प्रकाश लाल दिखाई देता है। यानी कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पर जो है प्रकाश आ रही है, यहाँ पर जो है प्रकाश आ रही है, तो यहाँ पर देखिए इसको जो ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, इसको जो यहाँ पर ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, तो ज़्यादा दूरी तय करने के कारण जो है जिसका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है इसलिए वो ज़्यादा समय तक टिक पाता है, और टिकते टिकते जो पृथ्वी तक पहुँच पाता है, इसलिए जो हमें सूरज लाल दिखाई देता है। बाकी जो किरणें हैं वो जो वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णित होकर बिखर जाती हैं।